हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआरबी ट्यूटोरियल्स में। मैं रोशन राव। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव में संक्षारण क्या है और विकृत गंधता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इसकी परिभाषा: ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में कई पदार्थ आपस में क्रिया करके या मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एक पदार्थ हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन है। ये दोनों आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसके अन्य उदाहरण जैसे पहला है दूध का फटना या दही का बनना। जब दूध बिना उबाले रख देते हैं तो उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और वह जीवाणु रसायन का स्राव करते हैं, जिससे अभिक्रिया होता है और दूध फट जाता है। दूसरा देखते हैं लोहे पर जंग लगना। जब किसी लोहे को नम वायु में रखते हैं तो उसमें अभिक्रिया होता है, जिससे कुछ समय बाद धीरे धीरे जंग लगने लगता है। तीसरा है किण्वन। अंगूर के जूस को किण्वन द्वारा एल्कोहल बनाया जाता है। अगला है भोजन का पाचन। हमारे शरीर के भाग से रसायन का स्राव होता है, जैसे HCl व एंजाइम। वह भोजन के साथ अभिक्रिया करके भोजन का पाचन करते हैं। अगला है सांस लेना। जब हम सांस लेते हो तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो यह सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आगे हम चर्चा करते हैं प्रेक्षणों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया। पहला है अवस्था में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। जब हम कोई प्रेक्षण या प्रयोग करते हैं तो देखते हैं उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। तो जैसे देखते हैं कि जब ये बर्नर को जलाते हैं तो एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, जिसको आग के सहारे हम इसको जलाते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन परिवर्तित हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि गैस का उत्सर्जन भी होता है और रंग में परिवर्तन भी होता है। दूसरा प्रयोग हम देखते हैं, जैसे किसी कोनिकल फ्लास्क में हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं और उसमें दानेदार जस्ता डालते हैं। तब यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। कोई भी पदार्थ होता है वह अणु व परमाणु बंधों द्वारा जुड़ा होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब वह बंध या तो टूट जाता है या जुड़ जाता है, जिससे नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहला हम देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं।
इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अपकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इस अपक्रिया में देख लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा उसके साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसा कि एक प्रयोग में आप देख सकते हैं कि यह एक बीकर है, इसमें जल लिया गया है और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। जब जल में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो कुछ समय बाद यह धीरे धीरे क्रिया करता है और हम बाद में देखते हैं कि इसमें से अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने लगती है। अगर हम छू के देखते हैं तो यह जो बीकर है यह गर्म हो जाता है ऊष्मा के कारण। इसी प्रकार संयोजन अपक्रिया के हम अन्य उदाहरण देख सकते हैं। पहला है कोयले का दहन। जब कोयले को ऑक्सीजन से की उपस्थिति में इसको दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो यह जल का निर्माण करता है। यह एक संयोजन अपक्रिया के उदाहरण है। दूसरा है वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है क्योंकि इस अपक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करता है। वियोजन अपक्रिया कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं। पहला है ऊष्मा द्वारा वियोजन। इसमें हम देखते हैं फेरस सल्फेट गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इस अपक्रिया में आप देखिए फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा या उसे गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको चूना पत्थर कहा जाता है। जब इसको गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है विद्युत द्वारा वियोजन। इसमें जल है, जब जल को विद्युत धारा देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो हम एक प्रयोग द्वारा देखते हैं कि एक प्लास्टिक का मग है, इसमें ग्रेफाइट रॉड के ऊपर परखनीली लगी है और ग्रेफाइट रॉड को एनोड और कैथोड से जोड़ा गया है जिसमें एक बैटरी लगी हुई विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें एक स्विच भी लगाया गया है और इस प्लास्टिक के मग में पानी भरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जब इस बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जल के साथ क्या करती है, अपक्रिया करती है। जब जल के साथ अपक्रिया करती है तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देखते हैं। इसी प्रकार तीसरा है सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर तथा क्लोरीन में बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर हो जाता है। इस अपक्रिया में आप देखिए सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश में दिखाया जाता है या लाया जाता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी क्रिया करता है। आप देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसको सूर्य के प्रकाश में लाते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है।
हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से परस्पर आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके साथ साथ 44.3 किलो कैलोरी की ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हुआ। इसके अन्य उदाहरण देख सकते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह सब एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ ऊष्मा अवशोषित हो रही है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यह अमोनिया है। इस अमोनिया को तोड़ने के लिए, टूटने के लिए 24 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें अवशोषित होती है, तब जाकर यह टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। अब हम देख लेते हैं कि तीसरा जो हमारा प्रकार है, विस्थापन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिकों में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यह हमारा Fe आयरन है और ये कॉपर सल्फेट। आयरन जो है कॉपर को विस्थापित करके, हटा करके सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट का निर्माण करता है और ये कॉपर को अलग कर देता है कॉपर सल्फेट के विलयन से। जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रयोग में आप देख सकते हैं कि एक परख नली स्टैंड से लगी हुई है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें लोहे की कील डाल दी गई है। कुछ समय बाद जब इसमें रिएक्शन होता है तो लोहे की कील का जो रंग है इस तरह का हो जाता है और जो विलयन है, विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन इस प्रकार बन जाता है, इसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो यह विस्थापन हुआ। अतः आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लेता है, यानी उसका निर्माण करता है। चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड, यह अभिकारक है। इसमें सोडियम और क्लोरीन, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि बेरियम है और सल्फेट है। बेरियम पर प्लस चार्ज होता है, सल्फेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये अभिकारक में के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तब जाके हमारा यह उत्पाद का निर्माण हो रहा है। जैसा कि आप इस प्रयोग में देख सकते हैं कि दो परख नली में, एक में सोडियम सल्फेट का विलयन लिया गया है, एक में बेरियम सल्फेट का विलयन लिया गया है। ये दोनों जब आपस में दोनों को मिलाते हैं तब इससे श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप जो होता है नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में जो अंतिम प्रकार है वह है उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उपचयन अपक्रिया।
अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह उपचयन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तब कॉपर और ऑक्सीजन दोनों मिलके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। दूसरा है अपचयन अपक्रिया। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह अपचयन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये इसमें से ऑक्सीजन की कमी होके ये हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O का निर्माण करता है और कॉपर अलग हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए यह अपचयन अपक्रिया है। इसी तरह अब हम पढ़ते हैं उपचयन अपचयन अपक्रिया, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इस अपक्रिया को उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसको रेडॉक्स अपक्रिया भी कहा जाता है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे सबसे पहले हम उपचयन की बातें करते हैं कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की एक वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयन। और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए इस अपक्रिया में दोनों क्रिया हो रही है, उपचयन और अपचयन, इसलिए इसको उपचयन अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। हाँ, तो अब हम आपको बताते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यह लोहा आयरन है, यह जब नहीं होती तो चमकीली दिखती है, लेकिन कुछ समय बाद जब वातावरण के संपर्क में आती है तो यह इस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो इसी के साथ हम अगला पढ़ते हैं संक्षारण। जब कोई धातु आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारे आसपास के पास कोई अगर धातु होती है तो उसमें अम्ल की वजह से या तो आर्द्रता यानी कि नम वायु की वजह से के संपर्क में जब आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये लोहे की प्लेट है, ये संक्षारित हो चुकी है। इसके और अन्य उदाहरण देख सकते हैं, चांदी के ऊपर काली परत। इस फोटो में आप देखिए, ये चांदी है, कुछ समय बाद इस पे काले रंग की परत चढ़ने लगती है। दूसरा है तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। इसमें आप देखिए, यह बर्तन है, कुछ समय बाद इस पे हरी रंग का परत चढ़ने लगता है। ये सब उदाहरण संक्षारण के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु आदि लोहे से बनी वस्तुएं की बहुत क्षति होती है। यह सब संक्षारण के कारण होता है। अब इस अध्याय के हम लास्ट जो हमारा हेडिंग है वो पढ़ते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जिसमें वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अपने घरों में
कि जो वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं वो कुछ समय बाद धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और उसके स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन होने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत दंडिका कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देते हैं, इसलिए वह खराब होने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, यह अध्याय आज से समाप्त हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।